हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। आज एसके झा सर का जो है समान विज्ञान जो कि फुली प्रीवियस ईयर बेस पर आधारित है, जो कि NTPC और ग्रुप डी के लिए तथा अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका हम लोग सेट चला रहे हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 2 और 3 है, देख रहे होंगे चैप्टर नंबर आज 2 और 3 है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब कर लिया करें और टेलीग्राम पे भी जुड़े, इसका PDF भी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, u² बाई 2g। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? तो आंकिक अनुपात 1 के बराबर अथवा कम होगा। किसी भी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात 1 के बराबर अथवा कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में कह रहा है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। तो वह वस्तु जो है गमन करती है एक समान त्वरण से। यदि किसी पिंड विस्थापन समय वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि लड़का क्या है जी? तो लड़का जो है त्वरित गति में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में कह रहा है, विराम अवस्था में प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड बाद कार का वेग कितना होगा? तो देखिएगा, एक के मान त्वरण का मान कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड। ठीक है, v का मान अंतिम स्पीड निकालना है। ठीक है, और u का मान क्या होगा? 0, प्रारंभिक वेग 0। इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, v बराबर u प्लस at। ठीक है, u का मान प्रारंभिक स्पीड 0 प्लस में a का मान 0.5 गुना 20 सेकेंड। बताइए कितना हो जाएगा? 20×100 यानी टोटल हो जाएगा 10। टोटल कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में कुछ ग्राफ है, देखिएगा पूरा। कहता है, दिए गए टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इधर देखिए टाइम दिया हुआ है, इधर वेग दिया हुआ है। देखिए वेग जो यहाँ करके स्थिर हो गया है। ठीक है, वेग स्थिर ऊपर नहीं चल रहा है, तो केवल टाइम चल रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक समान वेग से गतिमान है। देख रहे हैं, वेग स्थिर हो गया है, वेग एकदम स्थिर से चल रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक समान वेग से जो है गतिमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखिएगा। 7 में कह रहा है, 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इसके दूरी समय ग्राफ को दर्शाए गए हैं, इसे सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो सही कथन है इसमें क्या कर रहा है देखिएगा। कहता है, कार A की चाल कार D के चाल से अधिक है। कार A की चाल जो है D के चाल से अधिक है। देखिए D जो है अधिक दूरी तय किया, देख रहे हैं ये D जो है, देखिए ये D जो है अधिक दूरी तय किया है, A जो है कम दूरी तय किया है। तो देखिए D जब अधिक दूरी तय किया है तो इसका मतलब D का चाल अधिक होगा। ठीक है, ना कि ये कहीं गलत हो गया। कार B सबसे धीमी है, बिल्कुल कार B जो है सबसे धीमी है, क्योंकि कार B का दूरी इतना है और टाइम देख रहे हैं, टाइम तो ही लग रहा है। ठीक है, तो अतः कार B जो है दूरी कम है, टाइम अधिक ले रहा है, मतलब कार क्या B सबसे धीमी है। जो दूरी कम चलेगा, टाइम अधिक लेगा, उसे क्या निष्कर्ष निकलता है? कार धीमी है। ठीक है, इससे स्पीड कार A है, इससे स्पीड क्या है? A है, और सबसे अधिक स्पीड कौन सा है? C है ना। सबसे कम B है, सबसे अधिक स्पीड C है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। 8 में कह रहा है, कुछ ग्राफ दिया हुआ है, देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करते हैं। कहता, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति सही निरूपण करता है? तो एक समान गति, देख रहे एक समान गति में केवल ए आ रहा है। देख रहे एकदम समान गति, देखिए तो एकदम समान गति है। टाइम के अनुसार जो अगर इसका स्लोप निकालते हैं तो सबका स्लोप जो है एकदम बराबर आएगा। देख रहे हैं, एक समान गति से। अच्छा, इसमें देख रहे हैं, इसमें जो है, इसमें क्या किया है? दूरी देखिए, यहाँ दूरी तो यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ तक देखिए, अगर मान लीजिए दूरी डायरेक्ट यहाँ जाता तो टाइम का बचत होता, लेकिन यहाँ से जो है टाइम अधिक लिया है। ठीक है, टाइम अधिक लेके ऊपर चढ़ा है। ठीक है, जहां टाइम अधिक लेगा वहां पर दूरी कम चलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहा है एक समान गति, तो एक समान गति तो यही है। इसमें देखिए, इसमें दूरी पहले बढ़ गया है, ठीक है, दूरी हम है देख रहे हैं, दूरी बढ़ चुका है, उसके बाद दूरी जो कांस्टेंट हो रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है, और ये भी गलत है। इसमें देखिए दूरी जो है मतलब यहाँ से यहाँ जाने के बाद दूरी अस्थिर हो चुका है, केवल टाइम चल रहा है दोस्तों, तो हमको टाइम थोड़ा देखना है, हमको कहता है कौन गति का सही निरूपण, तो देखिए गति का सही निरूपण जो है ये है, क्योंकि समय के साथ साथ दूरी भी एकदम कांस्टेंट से चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं, एकदम समान गति से चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है, त्वरण, ध्यान रखिएगा त्वरण। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं, विस्थापन के परिमाण, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तब, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो चली गई दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होते हैं, ठीक है। क्योंकि विस्थापन कहते हैं किसको, देखिए विस्थापन जो है, विस्थापन एक तरह से कह सकते हैं छोटी दूरी को, ठीक है, मान ले जाए ये हम कोई ग्राफ लेते, ठीक है, कोई जो है यहाँ से सीधे चल रहा है, अब मान लीजिए यहाँ से घूर के चला, ठीक है, तो मान लीजिए इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है, ये घूर के चल रहा है इधर, तो ये जो है ये डिस्टेंस इधर देखिए यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस लेंगे, तो ये छोटा डिस्टेंस को ही हम लोग जो है, जो सबसे कम डिस्टेंस यहाँ से, इसी को हम क्या कहेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो कहा चली गई दूरी और विस्थापन एक समान होगा, मान लिया एकदम सीधे चल रहा है, तो इसमें जो है जब सीधे चलेगा एकदम दूरी, तो इसमें कोई भी अंतर होगा, या तो दूरी का हो चाहे विस्थापन, दोनों एक समान होगा, ठीक है, सीधी सड़क में। क्वेश्चन नंबर 11, सरल रेखा पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए कथनों में कौन सा सही है, तो कौन सा सही है देखिएगा दोस्तों, तो इसमें सही जो है ऑप्शन नंबर सी, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह सदैव जो है पृथ्वी से दूर जाता है। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है, एकदम रट लिया करो ये सब कदम, छोड़िएगा मत। क्वेश्चन नंबर 12, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, नकारात्मक त्वरण जो है वेग की दिशा की, याद रखिएगा नकारात्मक त्वरण वेग के दिशा के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है, तो उसे जो है जड़त्व कहते हैं। व्यवस्थित वस्तु जो प्रकृति जो उसे अस्थिर और समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है उसे जड़त्व कहते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो उसका विस्थापन जो है शून्य होगा, ठीक है। अब कोई दूरी चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो उसका विस्थापन हम क्या लेंगे, अब कोई भी दूरी जब चलेगा तब ना उसका विस्थापन होगा, अगर दूरी सीधा रहेगा तो विस्थापन कुछ मतलब उसका जो विस्थापन जो है सेम रहेगा, अगर दूरी जो है हल्का टेढ़ा चलेगा इस तरह का तो इसका विस्थापन नहीं रहेगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई दूरी ही नहीं चला तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन भी शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 में कह रहा है विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, याद रखिएगा विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु जो है, जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा तब तत्कालीन वेग और औसत वेग दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का त्वरण समरूप है, त्वरण समरूप है, पिंड का त्वरण समरूप है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 में कह रहा मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो गिरने का समय के वर्ग के, किसके, मुक्त पिंड में गिरते हुए एक पिंड तय की गई दूरी का समानुपाती होती है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 20, गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है, बताइएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा अस्थिति, है ना, अस्थिति, गति का दूसरा समीकरण अस्थिति और समय के बीच संबंध को देता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है, तो चाल के साथ इसका गति जो निर्दिष्ट करता है कौन करता है, वेग करता है, चाल के साथ गति का निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा दोस्तों, 22 में क्या कह रहा है देखिएगा, जब कोई पिंड
त्वरणशील नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। आप जानते हैं हमें कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? इसको टाइम बराबर निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड इधर आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड वही तो दिया हुआ है, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। क्वेश्चन नंबर 23, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान तल वाली सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में जो है क्या सत्य है? तो कार का वेग निरंतर जो है बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 में कह रहा है खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस नहीं आता है। तो फेंकने वाले के पास वापस कब नहीं आता है? देखिएगा इसका आंसर वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। एक बार फिर से देखिएगा, एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। तो क्या होगा? वस्तु के वास्तविक विस्थापन शून्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यदि कोई वस्तु एक समान गति में हो तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है दोस्तों? वस्तु एक नियम चाल से गति करता है, वस्तु एक नियम चाल से गति करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 में कह रहा है निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन द्वारा कोई पिंड का एक सरल रेखा में चलाया जाता है, 30 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होता है। तो T पर पावर 3/2 के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। वेग के, किसका? वेग के, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 में कह रहा है एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, पिंड किस प्रकार की गति में है? तो पिंड जो है एक समान गति में है। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड किस प्रकार की गति में है? तो एक समान गति में है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का चयन करना है, कहता प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, यही तो सही है। कहता है वेग समय के साथ नहीं बदलता है, असमान गति, गलत है। वेग समय के साथ बदलता है एक समान गति में, गलत है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का गति असमान त्वरण होता है, बिल्कुल गलत है। एकदम समान त्वरण होता है, या समान नहीं, समान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ वस्तु का वेग बढ़ता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग बढ़ता है। जैसे ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो नीचे आते समय वस्तु का वेग सबसे अधिक होता है, वहां पर क्या लग रहा है? धनात्मक त्वरण है, ठीक है। ऊपर का मैं जैसे से नीचे आता है तो वस्तु का वेग एकदम बढ़ते जाता है, वहां पर धनात्मक त्वरण लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 में कह रहा है कि गति के द्वितीय समीकरण कौन सा है? बताइएगा जी। गति के द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा? त्वरण समान होता है, त्वरण समान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, खाली स्थान वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी। क्या नहीं हो सकता है? दूरी। क्वेश्चन नंबर जो है 35, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई पिंड का वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह पिंड h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? तो तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर देखते हैं। एक पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, ठीक है।
यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद, ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। तो पिंड द्वारा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? इसमें कोई विस्थापन तो हुआ नहीं, मान ले कि यहाँ से यहाँ तक फेंकते हैं, ठीक है, अब फिर लौट के फिर आ गया, इसमें कोई विस्थापन हुआ? कुछ विस्थापन नहीं हुआ, यानी h/0 बराबर क्या होगा? अनंत होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है, h ऊंचाई तक गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किसी पिंड की वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, पिंड गतिशील है एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा दोस्तों, 37 में क्या कह रहा है? किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसका तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल बताता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। तो गति में कितना परिवर्तन होगा? देखिएगा 2u, गति में परिवर्तन जो होगा 2u। क्वेश्चन नंबर 39, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? चाल जो है अचर रहेगा, यानी चाल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेग अचर रहेगा, वेग अकांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, नियत नहीं रहेगा। तो चाल अचर और वेग चर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 40 में क्या कह रहा है? मोटर गाड़ी ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। देखिए दूरी समय ग्राफ, देखिए दूरी जो है यहाँ है, ठीक है, यहाँ से ए जो व्हीकल है दूरी यहाँ से यहाँ सफर किया, मात्र देख रहे हैं, दूरी यहाँ से यहाँ सफर किया है, मात्र ए दूरी सफर किया, देखिए इतना समय ले लिया है, ठीक है। इसमें देखिए ए, इसमें बी, देखिए बी जो है यहाँ तक दूरी सफर किया है, देखिए बी यहाँ तक दूरी सफर किया है और टाइम इतना लिया है। अब बताइए कि टाइम लगभग तो सेम लिया है, लेकिन दूरी सफर अधिक किया कौन? बी। इसका अर्थ क्या होता है? बी जो है अधिक चाल से चला है, बी का चाल अधिक है। तो बी का चाल अधिक किसमें है? देखिए बी का वेग अधिक है, किससे? ए की अपेक्षा, क्योंकि ये तो कम डिस्टेंस तय किया, इतना ही डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। तो जिसका डिस्टेंस अधिक रहेगा उसका जो वेग अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, निम्नलिखित ग्राफ में क्या प्रदर्शित करता है? अब देखिए एकदम समान वेग से चल रहा है, बताइए तो क्या प्रदर्शित करेगा जी? एकदम समान त्वरण से, ठीक है, एकदम समान त्वरण से चल रहा है, क्योंकि वेग एकदम समान है समय की अपेक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, 42 में देखिएगा दोस्तों, एक वस्तु समान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होगा? वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है? तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कण के गति के संबंध में जो है इसका त्वरण जो है शून्य होगा, त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। गति का तीसरा नियम और वेग के संबंध को प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के संबंध को प्रदान करता है, स्थिति और वेग के संबंध को। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, समान त्रिज्या के एक लोहे के गेंद व लकड़ी के गेंद को निर्वात में एक ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल समान होगा। क्वेश्चन नंबर 47, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? तो गति को सर्वप्रथम जो है किसने परिभाषित किया है जी? न्यूटन ने। आप लोग जानते ही होंगे, गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया है न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 48, टोटल क्वेश्चन जो है भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो कृपया इस किताब को पूरी तरह पढ़ लें। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 49, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? गति के दूसरा समीकरण द्वारा स्थान और समय को, गति के पहला समीकरण के द्वारा वेग और समय को और दूसरा समीकरण के द्वारा स्थान और समय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, कहता है एक कण अस्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए अस्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि पहले 10 सेकेंड में x1 शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? x2 बराबर 3x1, x2 बराबर 3x1। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि एक गतिमान पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी के पथ लंबाई
बराबर है, तो पथ लंबाई बराबर दूरी, ठीक है, दूरी। क्वेश्चन नंबर 52, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य के द्वारा दिया जा सकता है। यह पिंड, तो यह पिंड जो है एक समान त्वरण से गतिमान हो, यह पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। 53 में क्या कर रहा है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई गति, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार गति में है। तो कार जो है असमान गति में है, कार असमान गति में है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक चैप्टर और, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा कुछ चैप्टर है। जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है। उसका पथ जो है एक ऋजु रेखीय होता है। जब कोई वस्तु एक समान गति में हो तो उसका पथ ऋजु रेखीय होता है। देखिएगा दोस्तों, एक चैप्टर उत्तोलक है, इसके बारे में देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। देखिएगा, कहता उत्तोलक एक प्रकार के मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। क्या कहते हैं, उसे उत्तोलक कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मतलब फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है फलकुरम लग रहा है, ठीक है, बीच में, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोड रखा गया, लोड या फिर असिस्टेंट। यहाँ पर क्या कहता है, फोर्स है ना, मतलब कितना फोर्स लग रहा है, जब इधर लोड देंगे तो इधर कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में दिया गया है। देखिए आगे, कहता है किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। याद रखिएगा, किसी भी उत्तोलक की दक्षता जो है 100% से कम होती है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक लोड होता है, एक फलकुरम होता है, फलकुरम नहीं करें दोस्तों, फलक्रम, लोड फलक्रम, ठीक है, एक इफोर्ट, ठीक है, लोड फलक्रम और इफोर्ट, ये 3 पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए भार या फिर लोड किसे कहते हैं। लोड किसे कहते हैं, वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है, जहां पर वस्तु होता है उसे लोड कहते हैं। देख रहे हैं लोड कहां पर है, देखिए लोड यहाँ पर, जहां पर ये वस्तु रखा गया है, देखिए जहां पर ये वस्तु रखा गया है इसको लोड कहते हैं, ठीक है। एक है क्या कहते हैं, ये जो है फलक्रम, जिसे कहते हैं आलंब बिंदु, फलक्रम, वह बिंदु जहां पर पेच लगा होता है, यहाँ पर जो है मान लिया पेच लगा होता है यहाँ पर, इसे फलक्रम कहते हैं, ठीक है। एक है प्रयास, प्रयास किसको कहते हैं, देखिएगा, कहता है प्रयास या फिर आयास बिंदु, इफोर्ट पॉइंट, जहां बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है उसे कहते हैं इफोर्ट बिंदु। यहाँ पर देखिए बल लगता है, ठीक है, इसे इफोर्ट या फिर प्रयास बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहा है, उत्तोलक बल घूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बल घूर्णन सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। अब देखिए फिगर के साथ जो है दिया हुआ है, देखिएगा बड़ा ध्यान से। देखिएगा दोस्तों, इसे अवलंब बिंदु बीच में रहेगा, बाद में जो है कोई कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। केवल अवलंब बिंदु जो है बीच में रहेगा, यानी पेच, जहां पेच जो है ना, पेच बीच में रहेगा, ठीक है। तो इस पर मुख्य डिपेंड करता है फलक्रम पर। तो देखिए कौन कौन सा है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में, देखिए पिलास, पिलास में देख रहे पेच बीच में है, ठीक है, इधर जो इफोर्ट लग रहा है इधर लोड पड़ेगा, ठीक है, इधर दबाएंगे, इधर जो दबाएंगे, इधर दबाने पर इधर लोड पड़ेगा, इधर जो फलक्रम है, तो ये क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ भी देखिए कैचिम भी वही हाल है, देखिए कैचिम भी जो है बीच में फलक्रम है, यहाँ पर पेच लगा हुआ है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों। देखिए तराजुम भी वही है, बीच में क्या है, पेच है, ठीक है, फलक्रम है, इधर लोड है, इधर क्या इफोर्ट है, इधर, तो इसलिए ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आपको नेल कटर, यहाँ भी देखिए बीच में पेच है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी बीच में पेच है, अर्थात प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और कौन कौन है, देखिए ये जो हैंड पंप, हैंड पंप देखिएगा बीच में पेच है ना, फलक्रम, देख रहे हैं फलक्रम यहाँ पर है, यहाँ पर रिपोर्ट लग रहा है, अतः ये केवल हमको इससे मतलब रखना है, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कहाँ पर पेच कहाँ पर दिया हुआ है, फलक्रम कहाँ पर है, उससे मतलब है, ठीक है। अतः हैंडपंप भी जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ये देखिए साइकिल का ब्रेक, इसमें भी वही बात है। शीशा देख रहे हैं, शीशा, ये भी जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ये देखिए सड़सी, सड़सी देख रहे हैं बीच में, देखिए बीच में जो पेच है ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब आ रहा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें कह रहा है, इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि वस्तु, इसमें वस्तु बीच में होगा, ठीक है। वस्तु कहाँ होगा, लोड, लोड जो है बीच में होगा, ठीक है, लोड देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये देखिए सरौता, सरौता का लोड कहाँ पड़ेगा, वस्तु अगर यहाँ रखेंगे दबाएंगे तो लोड यहीं पड़ेगा नहीं,
ये दोनों से हम हाथों से दबाएंगे इसको तो लोड यहीं पड़ेगा, बीच में फलक्रम पेच यहाँ पर है, ठीक है, तो लोड बीच में आ रहा है, ठीक है, तो यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ठीक है, लोड बीच में आना चाहिए, याद रखिएगा लोड बीच में आना चाहिए। एक देखिए दिया हुआ खैनी काटने का मशीन, देखिए यहाँ भी लोड कहाँ आएगा, लोड यहाँ पर आएगा, कुछ रखेंगे काटने के लिए तो, ठीक है। नींबू निचोड़ने का मशीन, देखिए यहाँ भी जो लोड बीच में आएगा। एक पहिया वाला गाड़ी, देखिए यहाँ भी लोड बीच में आएगा, ठीक है, तो लोड पर ध्यान देना इसमें, ठीक है। दूसरा में लोड हमको, पहला में फलक्रम और दूसरा में लोड, और तीसरा में क्या आएगा इफोर्ट, कहाँ हम इफोर्ट कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी में इफोर्ट, कहाँ प्रयास बिंदु इसे इफोर्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए इफोर्ट में कहता है चिमटा, अब बताइए इसमें इफोर्ट कहाँ लग रहा है बताइए, इससे दबाएंगे तो इफोर्ट यही लगेगा ने, ठीक है, अतः चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसान का हल, किसान का हल का इफोर्ट कहाँ लगेगा, देखिए इफोर्ट जो है इसका इफोर्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। बेलचा, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में आते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा। कहता है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक उदाहरण है, आपको अभी बताए हैं चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, एक बार देख सकते हैं चिमटा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मशीन की दक्षता होती है, मशीन की दक्षता क्या होता है 100% या उससे कम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 100% या फिर उससे कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम बता चुके हैं मशीन की दक्षता के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तोलक जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है, बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह भार W और प्रयास P, तो यांत्रिक लाभ होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ जो होगा W/P होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा W/P। निम्नलिखित में कौन सा श्रेणीबद्ध लीवर का उदाहरण है, तो कौन सा श्रेणीबद्ध लीवर का उदाहरण है, तो प्लायर, प्लायर जो है श्रेणीबद्ध लीवर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, तो यांत्रिक लाभ के लिए जो है कौन सही है, भार बटा आयास, यांत्रिक लाभ के लिए सही है भार बटा आयास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, बताइएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है ये जो है तराजू है, ठीक है दोस्तों, तराजू। तो एक क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, इसका पीडीएफ भी मिलेगा दोस्तों। और इसी तरह जो हम पर डे चैप्टर इस तरह से लेते रहेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।